अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। इस वीडियो में मैं आपको गाइडेंस चैप्टर नंबर 16 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद एमसीक्यूज के साथ डिस्कस करूंगी। तो गाइडेंस चैप्टर 16 जो कि है द माइक्रो सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ फ्लो, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी। So let's move toward it. The microcirculation. The microcirculation means the circulation in small vessels. And what is the purpose of the microcirculation? The purpose of this circulation, that is the circulation in small vessels, is to transport of nutrients to tissues and of course removal of cell excreta. अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, माइक्रो सर्कुलेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो हर ऑर्गन में माइक्रो सर्कुलेशन में ये चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी किसी भी ऑर्गन को जैसे सप्लाई करती है, उसके बाद वो आगे जाके ब्रांचेस बनाती है। 6 to 8 टाइम्स वो मल्टीपल ब्रांचेस बनाती है और इसके बाद जब वो उसका डायमीटर स्मॉल हो जाता है, 10 to 15 माइक्रोमीटर जब उसका डायमीटर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल। जैसे मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है, जब उसका डायमीटर 10 to 15 माइक्रोमीटर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल। आर्टेरियोल भी आगे जाके ब्रांचेस देती है, 2 to 5 टाइम्स डिवाइड होती है और जब उसका डायमीटर 5 to 9 माइक्रोमीटर हो जाता है तो उसके बाद वो मेटा आर्टेरियोल और उसके बाद वो कैपिलरी को ब्लड सप्लाई कर देती है। कैपिलरी आगे हो जाती है। कैपिलरी का डायमीटर क्लोज टू द रेड ब्लड सेल्स होता है। और अब मैं लाइन वाइज आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगी इन वेजल्स के बारे में, लेकिन डिटेल में जो हम जिस वेजल को पढ़ेंगे वो कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज को मैं डिटेल में करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, आर्टेरियोल्स हमारे पास होती है, दिस आर द मस्कुलर इन नेचर एंड देयर डायमीटर्स कैन चेंज। उनका डायमीटर वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकती है और एक्सपैंड भी हो सकती है, उनका डायमीटर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है मेटा आर्टेरियोल्स। मेटा आर्टेरियोल्स आर आल्सो नोन एज द टर्मिनल आर्टेरियोल्स। दे डोंट हैव अ कंटिन्यूअस मस्कुलर कॉर्ड। मस्कुलर कॉर्ड इनमें कंटिन्यूस नहीं होता। नेक्स्ट प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या होता है? ये हमारे पास स्मूथ मसल की एक रिंग सी होती है। ये यहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये स्मूथ मसल की एक रिंग सी होती है जो कि कैपिलरी के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे प्रेजेंट होती है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, दिस इज़ नथिंग बस जस्ट अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स। और इनका फंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगी कि जब ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना होता है तब इसका क्या फंक्शन होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ब्लड फ्लो को एक रेंज में मेंटेन करती है। जब ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है, ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए होते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है, और जब कम ब्लड चाहिए होता है तो ये कॉन्स्टेंट हो जाता है। आगे मैं डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट है वेन्यूल्स। कैपिलरीज को मैं बताऊँगी। वेन्यूल्स हमारे पास होती हैं, दिस आर द लार्जर देन आर्टेरियोल्स एंड इन वेन्यूल्स द ब्लड प्रेशर इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द आर्टेरियोल्स, यू नो मस्ट, एंड it has venules have weak muscular cord. नेक्स्ट हमारे पास कैपिलरी। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज एंडोथेलियल सेल्स की एक थिन सी लेयर होती है और साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। सिर्फ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पे ये एंडोथेलियल सेल्स आप देख सकते हैं, एंडोथेलियल सेल्स की लेयर होती है, साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है कैपिलरी में, और इसकी थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर होती है और डायमीटर 4 to 9 माइक्रोमीटर। ये आपसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख लें, सुन लें एक बार। इसमें से एमसीक्यू ये आता है कि कैपिलरीज कंटेन हाउ % ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो यू मस्ट नो द कैपिलरीज कंटेन 5% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। अब कैपिलरीज में ही फ्लूइड एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज एक्सचेंज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज होता है, साथ में रिमूवल ऑफ द सेल एक्सक्रीटा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होके जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कैपिलरीज की, लेकिन इसमें ब्लड वॉल्यूम कम होता है, 5% से ब्लड वॉल्यूम होता है। और ऑफ कोर्स ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें वेलोसिटी सबसे ब्लड की जो सबसे कम वेलोसिटी होती है वो कैपिलरीज में होती है, और एरिया सबसे ज़्यादा किन वेजल्स का होता है? कैपिलरीज का एरिया सबसे ज़्यादा होता है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। पोर्ट्स, इसके पोर्ट्स देखते हैं तो ये देयर आर 2 पैसेजवेज, ये 2 पैसेजवेज हैं कैपिलरीज में से, जिनमें से न्यूट्रिएंट्स और गैसेज वगैरह पास हो सकती हैं। उनमें एक है इंटरसेलुलर क्लिफ्ट एंड द सेकंड वन इज प्लाज्मा लिमल वेसिकल्स। इंटरसेलुलर क्लिफ्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स लाइक ये 2 एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनके दरमियान प्रेजेंट होगी। दिस इज़ द इंटरसेलुलर क्लिफ्ट एंड इसका अगर हम डायमीटर देखें, इसकी विड्थ देखें तो वो 6 to 7 नैनोमीटर है। और इसमें से क्या चीज़ें पास करती हैं? वाटर पास करता है और वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस पास करते हैं, मीन्स के लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस पास करते हैं। इंटरसेलुलर क्लिफ्ट में से बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स में से वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस पास करते हैं। प्लाज्मा लिमल वेसिकल्स का देखें तो दिस आर प्रेजेंट इन एंडोथेलियल सेल्स, लाइक कि एंडोथेलियल सेल्स है इसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर इनवेजिनेशन से बनी होगी तो प्रेजेंट हो गए। ये बहुत से माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, इनको हम कैवियोले भी बोलते हैं। और ये किससे बने होते हैं? ये ओलिगोमर्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल, स्फिंक्टोलिपिड्स वगैरह से बने होते हैं। इनका फंक्शन है एंडोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स।
अब जो इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है स्पेशल पोर्स इन सर्टन ऑर्गन्स। स्पेशल पोर्स, अब आपको ये याद रखना है कि कैपिलरीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स में उनका स्लाइड सा डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होता है, नहीं सॉरी फंक्शन सेम होता है, उनका स्ट्रक्चर स्लाइड से डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन के हिसाब से। लाइक ब्रेन में अगर आप देखें तो ब्रेन की कैपिलरीज में टाइट जंक्शन होता है। टाइट जंक्शन मीन्स के कैपिलरीज के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, बहुत कम उनके दरमियान माइन्यूट सा गैप होता है, और फिर सिर्फ ब्रेन में से हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ पास हो सकती है, और कुछ भी चीज़ ब्रेन की कैपिलरीज में से पास नहीं हो सकती। टाइट जंक्शंस होती है, आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास है लिवर। लिवर में हमारे पास इंटरसेलुलर क्लिफ्ट जो होते हैं वो वाइड होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा गैप उनके दरमियान होते हैं, इतना ज़्यादा गैप होता है कि उसमें से प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑफकोर्स आपको पता है लिवर वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स बनाता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स उसमें उनमें से पास कर सकती है, इतना ज़्यादा गैप होता है लिवर में। और इसके अलावा हमारे पास है जीआईटी के जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है, उसमें उसका साइज़ मिडवे होता है, नहीं ज़्यादा वो टाइट होती हैं, नहीं ज़्यादा ओपन होती हैं। द गैप बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स वो मिडवे होता है। बोन मैरो ग्लैंड्स पे आप याद रखते हैं, उनमें भी लार्ज पोर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है बोन मैरो हमारे पास उसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास सेल्स बनाती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट सेल्स, तो ऑफकोर्स उसको पास करना होता है थ्रू द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में लार्ज पोर्स होते हैं तब के सेल्स उसमें से पास हो सके। और ग्लैंड्स में भी ऑफकोर्स ग्लैंड्स जो हमारे पास है एंडो ग्लैंड्स होते हैं वो उनमें वाइट पोर्स होते हैं तब के जो सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्ट ब्लड में जा सके। तो आपने ये याद रखना है कि किन ऑर्गन्स में कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स में गैप कितना होगा, टाइट जंक्शन होगी या वो ओपन होंगे, पोर्स कैसे होंगे। किडनी में हमारे पास एक स्मॉल ओवल विंडोज़ बनी हुई होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फेनिस्ट्री, और दिस आर प्रेजेंट बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। फेनिस्ट्री ये अक्सर ब्लैंक्स में आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, और इसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयनिक सब्सटेंसेस फिल्टर हो सकते हैं। अब आ जाते हैं वेसोमोशन। वेसोमोशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेसोमोशन? वेसोमोशन इज इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटा आर्टेरियोल्स एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, यानी ज़रूरत के मुताबिक उनका मेटा आर्टेरियोल्स और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना या रिलैक्स हो जाना, ये हमारे पास वेसोमोशन कहलाता है। इंटरमिटेंट का यही मतलब है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, यानी जितना चाहिए होता है। अगर सेल या टिश्यू मेटाबॉलिज्म कर रहा है और उसको ज़्यादा फ्लो चाहिए है तो उसके मुताबिक मेटा आर्टेरियोल्स और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का रिलैक्स हो जाना, तब के ब्लड टिश्यूज़ या ऑर्गन्स जो कि मेटाबॉलिज्म फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी तरफ ब्लड जा सके, या अगर वो टिश्यू रेस्ट में है, फंक्शन कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको इतना ब्लड नहीं चाहिए, तो उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाना मेटा आर्टेरियोल्स और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स की। अब कौन सी चीज़ है जो ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है? तो वो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के मुताबिक वेसोमोशन होगी। ऑक्सीजन अगर कम है तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स कम ब्लड फ्लो होगा। एक्सचेंज, अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाती है वो है एक्सचेंज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो जो प्रोसेस जिसके ज़रिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे सब्सटेंसेस के एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज से वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस से वो कैपिलरीज में आते हैं, वो प्रोसेस है डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ये सारा कुछ होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज हमेशा इनमें से आता है। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैसे डिफ्यूज़ होते हैं? तो डिफ्यूजन हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस की होती है वो एंडोथेलियल सेल्स से ही होती है। एंडोथेलियल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन से होती है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियम। लाइक एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कोर्स लिपिड सॉल्युबल है, आपको पता होगा सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, तो वो लिपिड्स के अंदर डिजॉल्व होकर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस सारे अंदर आ सकते हैं। उनको इंटरसेलुलर क्लिफ्ट में से पास होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑफ कोर्स लिपिड सॉल्युबल है, मेम्ब्रेन में से पास हो जाएंगे। और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस में क्या क्या शामिल है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की बात करें तो वो मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते, तो वो कहाँ से पास होंगे? दे पास थ्रू इंटरसेलुलर क्लिफ्ट, यानी सेल के दरमियान का जो एरिया होगा वो वहाँ से पास करेंगे। और लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आप याद रखते हैं कौन कौन से हैं? वाटर, ऑफ कोर्स वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, सोडियम आयन, क्लोराइड, ग्लूकोज, दे ऑल पास थ्रू इंटरसेलुलर क्लिफ्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। में से एमसीक्यू लाजमी आता है, आपने ये याद रखनी है बातें ये दोनों। उसके बाद डिफ्यूजन फैक्टर्स आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिफ्यूजन डिपेंड करती है। तो उसमें दो फैक्टर्स हैं, कि हमारे पास साइज़ है, नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन डिफरेंस। साइज़, जितना भी जो मॉलिक्यूल जिसने पास करना है, जिस सब्सटेंस ने पास करना है, उसका साइज़ जितना कम होगा उतना ज़्यादा आसानी से वो पास हो जाएगा, उसकी परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन की हुई है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है 32, तो वो फास्टेस्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा पास होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्लूकोज है या डिफरेंट प्रोटीन्स, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है।
ऑफकोर्स उनका साइज़ ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, तो उनकी परमेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका अगर कोई ऐसा MCQ आए कि लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन डिफ्यूज इजीली थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, तो आपने उनमें से मॉलिक्यूलर वेट को देखना है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा कम होगा वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ द कंसंट्रेशन डिफरेंस। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा ऑन बोथ साइड्स, लाइक कैपिलरी से एक्सचेंज हो रहा है, कैपिलरी के एक तरफ और कैपिलरी के दूसरी तरफ, दोनों की कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन एक साइड पे कंसंट्रेशन बहुत कम है और दूसरी साइड पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस सूरत में डिफ्यूजन ज़्यादा आसानी से होगी। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीशियम। इंडस्ट्रीशियम और इंडस्ट्रियल स्पेसिस। इंडस्ट्रीशियम हमारे पास होता है बिटवीन द स्पेसिस बिटवीन द सेल्स, सेल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं उसको हम इंडस्ट्रीशियम कहते हैं, और इन स्पेसिस में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल फ्लूइड। इंडस्ट्रीशियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंडस्ट्रीशियम में हमारे पास दो किस्म के फाइबर्स होते हैं, दो किस्म के फाइबर्स होते हैं। एक हमारे पास है कोलेजन फाइबर बंडल्स, सेकंड इज प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स। दोनों का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कोलेजन फाइबर बंडल्स ये विजिबल होते हैं, इनका साइज़ ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, अगेन हमें दिखाई दे सकते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप। दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द इंडस्ट्रीशियम, इंडस्ट्रीशियम को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स। प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स हमारे पास बहुत स्मॉल होते हैं, हमें ये माइक्रोस्कोप से भी बहुत हार्डली दिखाई देती हैं, बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते बाज़-औक़ात। तो ये थिन कॉइल्ड सी स्ट्रक्चर इनकी होती है, ट्विस्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और किससे बने होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स। दे आर मेड अप ऑफ 98% विद हाइलुरोनिक एसिड एंड 2% प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट इज जेल इन इंडस्ट्रीशियम। देयर इज द जेल इन इंडस्ट्रीशियम, एंड जेल किससे मिलकर बनी हुई होती है, जो मैंने यहाँ पे बताया था, प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। साथ में फ्लूइड कहाँ से आता है, जो कि कैपिलरी से आता है, कैपिलरी से आया हुआ होता है फ्लूइड। That fluid is derived by filtration and diffusion from the capillaries। तो फ्लूइड और प्रोटीग्लाइकेन फिलामेंट्स ये मिल के टिश्यू जेल बनाते हैं। और आपने इंपॉर्टेंट बात टिश्यू जेल के बारे में ये याद रखनी है कि एटलीस्ट 99% या 98% डिफ्यूजन हमारे पास जो होती है वो जेल के थ्रू होती है, जेल से होती है, और फास्टेस्ट डिफ्यूजन होती है। इसके अलावा ये जहाँ जो ये जेल में फ्लूइड होते हैं, इसके अलावा कुछ फ्लूइड फ्री फॉर्म में भी होता है, राइवुलेट्स की फॉर्म में होता है, और इसको हम फ्री फ्लूइड वेसिकल्स भी कहते हैं। और ये फ्री फ्लूइड किससे मिलके बना होता है, वो भी प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल से ही मिलके बना होता है। और फ्री फ्लूइड से इतनी ज़्यादा डिफ्यूजन नहीं होती, लाइक 1% से इससे डिफ्यूजन होती है। हाँ, आपने जो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो एडेमा, जब हमारे पास एडेमा होता है तब हमारे पास ये फ्री फ्लूइड के जो पॉकेट्स होते हैं ये एक्सपैंड हो जाते हैं। वैसे फ्री फ्लूइड इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एडेमा में फ्री फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। वैसे जेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्री फ्लूइड इज इंक्रीज इन ओनली वन कंडीशन, दैट इज़ द एडेमा। इसके बाद जो टॉपिक्स रहते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।